नमस्कार बच्चों, YouTube चैनल शिक्षालय में आपका स्वागत है। आप जानते हैं कि इस चैनल पर हम क्लास 9 से लेकर क्लास 12 तक के जितने भी केमिस्ट्री के लेक्चर्स हैं, चैप्टर्स, वो सारे कवर करेंगे। क्लियर? अभी हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 मैटर इन अवर सराउंडिंग में लास्ट लेक्चर में जो बात की थी वो सब्लिमेशन और प्रेशर का जो इफेक्ट होता है गैसियस मॉलिक्यूल्स पे, उसके बारे में बात की थी। अब हम बात करते हैं इवेपोरेशन के बारे में। I have already told you that latent heat of evaporation is known as latent heat of vaporization and vice versa. Latent heat of vaporization, latent heat of evaporation, दोनों टर्म्स में से आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, फर्क दोनों में क्या है? जब आप वेपोराइजेशन की बात करते हैं तो वेपोराइजेशन के लिए एक पर्टिकुलर 100 डिग्री सी, अगर आप पानी ले रहे हो तो 100 डिग्री सी जो उस पानी का बॉइलिंग पॉइंट होता है, यहाँ तक रीच करना जरूरी होता है। ठीक है, तो आप बोलते हो कि वेपर्स बनने शुरू हो गए, स्टीम बननी शुरू हो गई। हालांकि स्टीम कम टेम्परेचर पे भी बन जाती है, लेकिन उसको एक डेफिनेशन देने के लिए द अमाउंट ऑफ लिक्विड दैट कन्वर्ट्स इनटू गैसियस फॉर्म एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट। क्लियर? तो वो वेपोराइजेशन कहलाया जाता है। अच्छा, इवेपोरेशन क्या होता है? इवेपोरेशन एक सिंपल सी फिनोमिना है। आप एक गिलास पानी ले लीजिए और उसको छत पे, आंगन में, कहीं पर भी जहां पर धूप पड़ रही हो वहां डाल दीजिए। आप देखेंगे कि कुछ समय बाद जितने भी वाटर आपने स्प्रेड किया था वो सारा इवेपोरेट हो गया है, वेपर्स बन गए हैं। क्लियर? तो इन दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा, ये वन एंड ऑल द सेम थिंग है। एक में बॉइलिंग पॉइंट रीच होता है, दूसरे में बॉइलिंग पॉइंट रीच होने की जरूरत नहीं पड़ती है, किसी भी टेम्परेचर में वेपर्स बन जाते हैं। क्लियर? अब होता क्यों है, वेपर्स क्यों बनते हैं? अगर मैं ये मानूं कि इस वेसल में मेरे पास वाटर है, क्लियर, ये काफी चौड़ा वेसल है और इस चौड़े वेसल में मैंने पानी ले रखा है। क्लियर? जब इस पे हीट पड़ती है, माना कि इसमें सनरेज पड़ रही है, क्लियर, तो इसके जो पार्टिकल्स हैं आप देख सकते हैं कि इनके बीच में स्पेस है ना, स्पेस है। स्पेस जब होता है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अपने आप से कम हो जाता है, तो इनके बीच के पार्टिकल्स का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या है आपका? कम है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है तो मूवमेंट ज्यादा होगा, ये बात हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो ये हीट जो इसके मॉलिक्यूल्स के ऊपर या इसके पार्टिकल्स के ऊपर पड़ रही है, इसकी वजह से हीट गेन करने के बाद जो पार्टिकल्स होते हैं वो काइनेटिक एनर्जी हीट एब्जॉर्ब करते हैं। हीट एब्जॉर्ब करते हैं तो मूवमेंट करने लग जाते हैं। उनकी काइनेटिक एनर्जी इतनी ज्यादा हो जाती है कि पार्टिकल्स के बीच के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़कर वो मूवमेंट करने लग जाते हैं। क्लियर? गैस की जो टेंडेंसी होती है वो ये होती है कि जहां पर आपका ज्यादा टेम्परेचर है वहां से लो टेम्परेचर की तरफ वो दौड़ेगी। अगर गर्म पानी हो रहा है तो वो आउटर स्पेस में जाएगी, ऐसा नहीं कि गर्म पानी में आ जाने की कोशिश करेगी। गैस अपवर्ड मूवमेंट शो करती है। क्लियर? इसीलिए यहाँ के जितने भी पार्टिकल्स हैं वो सारे सूरज की रोशनी या कोई भी हीट लेकर आउट ऑफ द वेसल मूव करेंगे। ओके, और यही एक कारण होगा कि धीरे धीरे जितना भी आपने वेसल में पानी ले रखा है वो गायब होने लग जाएगा। ओके, अब इवेपोरेशन को कौन कौन से आपके किस वजह से इवेपोरेशन इफेक्ट होता है, कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो इसको इन्फ्लुएंस करते हैं? पहला हो जाता है आपका सरफेस एरिया। मैं सिंपल से एग्जांपल से आपको समझाती हूँ। आप जब मम्मी की हेल्प करते होंगे तो जब मम्मी कपड़े धोकर डालती होंगी ऊपर छत पर या फिर आंगन में, तो मान लीजिए कि कोई तौलिया है, ठीक है ना, तौलिया को आपने ऐसे निचोड़ा और ऐसा निचोड़ा हुआ ही उसको फैलाया नहीं है, निचोड़ा हुआ ही आपने तार पे डाल दिया। ये पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन है कि आपने तौलिए को अच्छे से स्प्रेड कर दिया और उसके बाद तार पे डाला। क्लियर? अब आप मुझे बताइए कि दोनों में से कौन सबसे पहले सूखेगा? ऑब्वियसली जो आपने स्प्रेड करके डाला है, क्योंकि उसका सरफेस एरिया ज्यादा है। क्लियर? सरफेस एरिया का क्या मतलब होता है? जितना स्पेस किसी भी ऑब्जेक्ट ने ऑक्यूपाई कर रखा है ना, वो उसका सरफेस एरिया होता है। ओके, दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं। मान लीजिए कि आप एक जग में पानी रख देते हैं और उतना ही पानी आप एक बड़े से टब में सूरज के नीचे रख देते हैं। दोनों ही पानी आपने सूरज के नीचे रखे, जग का पानी भी और बड़े से टब में जो आपने एक जग पानी डाला था वो भी। दोनों की क्वांटिटी बराबर है। जग में भी 1 लीटर पानी है मान लीजिए और बड़े से टब में भी 1 लीटर पानी है। दोनों को आपने धूप में रख दिया, कौन सा पानी जल्दी से इवेपोरेट हो जाएगा? ऑब्वियसली
जो टब में रखा है, बड़े टब में रखा है, क्योंकि टब का जो सरफेस एरिया है वो ज्यादा है। क्लियर? जग का जो सरफेस एरिया है वो कम है। यहाँ के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो हीट लेंगे, लेकिन सारी की सारी हीट सारे मॉलिक्यूल्स पे इकट्ठे असर नहीं कर पाएगी, क्योंकि बहुत सारे मॉलिक्यूल्स बहुत नीचे भी हैं। तो ऊपर के जो मॉलिक्यूल्स हैं या फिर ऊपर के जो पार्टिकल्स हैं जिस पे हीट का असर पड़ रहा है, वो पार्टिकल्स तो हीट को एब्जॉर्ब करके मूवमेंट करके ऊपर उड़ जाएंगे, लेकिन जिनके ऊपर हीट का बहुत ज्यादा दबाव नहीं पड़ेगा, क्लियर, हीट का इन्फ्लुएंस नहीं होगा ये कह लीजिए, वो ऊपर नहीं उड़ पाएंगे। क्लियर? क्योंकि वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं तोड़ पाएंगे। वहीं अगर आप एक बड़े टब की बात करते हैं तो बड़े टब में भी उतना ही पानी था जितना जग में है, पर पार्टिकल्स की जो दूरी है ना बच्चों वो भी ज्यादा है। अच्छा, पार्टिकल्स के स्पेस, बीच में स्पेस ज्यादा है तो मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होने की वजह से जब इस पे रेडिएशंस पड़ेंगी, सूरज की रोशनी पड़ेगी, तो वो जो सूरज की रोशनी है ना वो हीट इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ देगी, जिसकी वजह से स्टफ के जितने भी पार्टिकल्स हैं जिसमें हीट दबाव डाल रही है वो सारे पार्टिकल्स मूव करने लग जाएंगे। और मैंने आपको अभी अभी बताया था कि पार्टिकल्स जो है वो जब गैसियस फॉर्म में होते हैं तो आउटवर्ड मूव करते हैं। क्लियर? यही एक कारण है कि अगर आपने इन दोनों पानियों को रख दिया छत पर या आंगन में धूप में, तो जिसका सरफेस एरिया ज्यादा है वो ज्यादा जल्दी से इवापोरेट हो जाएगा। ओके, दूसरा जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो है आपका टेम्परेचर। टेम्परेचर यानी कि तापमान। सिंपल है ये भी। अब आजकल तो गर्मी हो रही है ना, जब आप कपड़े धोकर छत पर डालते हैं अच्छे से फैलाकर तो बहुत जल्दी से कपड़े सूख जाते हैं। क्लियर? और वहीं पर अगर मौसम अच्छा हो जाता है, बादल आ जाते हैं, तो वही कपड़े जो शायद 2 घंटे में सूख जाएंगे, 1 घंटे में सूख जाएंगे, उनको सूखने में ज्यादा टाइम लगेगा। क्लियर? कारण फिर वही है जो मैंने आपको टेम्परेचर सरफेस एरिया के बारे में बताया था। जब टेम्परेचर ज्यादा होता है तो टेम्परेचर ज्यादा होने की वजह से ये लिक्विड के मॉलिक्यूल्स या लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तोड़ देता है, पार्टिकल्स फ्री हो जाते हैं और मूव करने लग जाते हैं। जबकि अगर टेम्परेचर कम होता है तो यही काम धीरे होता है, या फिर कई बार नहीं भी होता। सर्दियों में कपड़े 2-2 3-3 दिन नहीं सूखते हैं, बरसात में कपड़े नहीं सूख पाते हैं। क्लियर? बरसात में कपड़े नहीं सूख पाते हैं, उसका एक और ये कारण होता है आपका ह्यूमिडिटी। ये हमारा तीसरा फैक्टर है जो इवेपोरेशन को इन्फ्लुएंस करता है। ह्यूमिडिटी मतलब कि द अमाउंट ऑफ वाटर दैट इज प्रेजेंट इन द एयर। क्लियर? आप तो ये बात जानते होंगे अच्छे से ना कि हमारा जो एयर है ना एटमॉस्फेयर में, उसमें वाटर भी हमेशा रहता ही है। क्लियर? तो वो अमाउंट ऑफ वाटर अगर ज्यादा है, हवा में अगर वाटर ड्रॉपलेट्स ज्यादा हैं, भले वो हमें दिखाई ना दे, तो उनकी वजह से भी जो टेम्परेचर है वो मेंटेन नहीं हो पाता है और इवेपोरेशन अच्छा नहीं हो पाता है। यही एक कारण है कि आपका जो ह्यूमिड एरियाज होते हैं, ठीक है, वहां पर ज्यादातर ये प्रॉब्लम रहता है कि जो गर्मी होती है तो बहुत चिपचिपी सी गर्मी होने लग जाती है। ठीक है ना, क्योंकि एयर में इतना सारा पानी भी है कि वो बाकी का जो पानी है उसको इवेपोरेट होने की में हेल्प ही नहीं करता है। क्लियर? तो ह्यूमिडिटी इज वन ऑफ द फैक्टर्स। बच्चों अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझे पूछिएगा, ये मैं पहले भी कह चुकी हूँ। अब जो हमारे पास लास्ट फैक्टर आ जाता है वो होता है हमारी विंड स्पीड। विंड स्पीड, आप ये बात बहुत अच्छे से जानते होंगे। क्लियर? वही सेम, अगर मान लीजिए बाहर बहुत अच्छी धूप नहीं है पर हवा बहुत अच्छी चल रही है, तो हवा बहुत अच्छी चलने की वजह से भी इवेपोरेशन बहुत अच्छा होगा, क्योंकि आपने कोई भी कपड़ा डाला है ना, वो कपड़े में ढेर सारा पानी है। ठीक, जैसे ही हवा चलेगी तो हवा चलने के साथ साथ इन पार्टिकल्स के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो टूटेगा, क्योंकि ये तो ऑलरेडी काइनेटिक एनर्जी के साथ है और ये वाटर ड्रॉपलेट्स को अपने साथ ले लेकर उड़ाती हुई चली जाएगी। आई होप दिस इज क्लियर। तो हमने आज इवेपोरेशन की बात की है और इवेपोरेशन को इन्फ्लुएंस करते हैं 4 फैक्टर्स, आप भूलिएगा मत। पहली बात है आपका सरफेस एरिया, ऑलराइट। दूसरा हम लोगों ने क्या बोला था? टेम्परेचर। तीसरा है ह्यूमिडिटी और चौथा है आपका विंड स्पीड।
ओके, सरफेस एरिया ज्यादा होगा, इवेपोरेशन जल्दी होगा। आपका टेम्परेचर ज्यादा होगा, गर्मी बहुत है, इवेपोरेशन ज्यादा होगा। ह्यूमिडिटी अगर ज्यादा है, पानी की जो क्वांटिटी है वो हवा में ज्यादा है, तो फिर आपका इवेपोरेशन कम होगा। विंड स्पीड ज्यादा है, तब भी इवेपोरेशन ज्यादा होगा। क्लियर? अच्छा, क्या आपने कभी नोटिस किया है कि इवेपोरेशन की वजह से ना कूलिंग इफेक्ट आता है? इवेपोरेशन कॉजेस कूलिंग इफेक्ट। इसका एक बेहतरीन एग्जाम्पल है, आप लोग गर्मियों में कॉटन का कपड़ा पहनते हैं। क्लियर? कॉटन क्यों? क्योंकि कॉटन में ना छोटे छोटे से छेद होते हैं। क्लियर? ये पार्टिकल्स नहीं है बच्चों। कॉटन के कपड़े को अगर आप ध्यान से देखोगे ना, तो उसकी बनावट ऐसी होती है, उसमें छोटे छोटे छेद होते हैं। ओके, गर्मी में जब हम लोगों को पसीना आता है ना, तो वो पसीना हमारे कॉटन के शर्ट या कॉटन का जो भी आपने पहन रखा है कपड़ा, कुर्ता पहन रखा हो या कुछ भी पहन रखा हो, उसके कांटेक्ट में आता है। अब क्योंकि उसमें तो छोटे छोटे छेद हैं, तो जब हवा चलती है तो वो हवा हमारे जो पसीने को जो शर्ट पे आ गई है उसको लेकर बाहर चली जाती है। तो इसका मतलब हमारी जो कॉटन की शर्ट है या कॉटन का जो कुर्ता है, उसमें से एयर होल्स होने की वजह से वो सारा पसीना बाहर चला जाता है हवा के साथ। अगर आप बाहर से आते हो, एकदम से गीले हो गए हो पसीने में, और आप आके पंखे के सामने बैठ जाते हो, तब भी यही प्रोसेस होता है। इसी वजह से हम बोलते हैं कि आपका जो इवेपोरेशन है ना, इवेपोरेशन वो हमेशा आपको कूलिंग इफेक्ट देगा। तो इवेपोरेशन का यही मतलब नहीं होता कि वहां टेम्परेचर ही बहुत ज्यादा हो, विंड स्पीड भी ज्यादा हो, तब भी इवेपोरेशन हो जाता है। क्लियर? इसका एक और मैं एग्जांपल देती हूँ। इस एग्जांपल का हमने डिस्कशन पहले भी किया था बच्चों। मम्मी जो घर में नेल पेंट रिमूवर यूज करती होंगी ना, उसमें एसीटोन होता है। क्लियर? आप अपने हथेली पर उस एसीटोन को, थोड़ा सा एसीटोन को डालिएगा, कुछ समय बाद वो एसीटोन सारा इवेपोरेट हो जाएगा, और आपकी जो हथेली है ना, जहाँ पे आपने वो एसीटोन डाला था, यहाँ पे आपको ठंडक महसूस होने लगेगी। इसका क्या कारण है? देखिए बच्चों, आपकी बॉडी का अपना एक टेम्परेचर है ना। ओके, एसीटोन ठंडा होता है, जब वो आपकी हथेली पर पड़ता है तो यहाँ से जितनी भी हीट है ना, उस हीट के कांटेक्ट में आता है, और जितनी भी हीट है उसको लेकर हवा में उड़ जाता है। क्लियर? इसकी वजह से आपका ये वाला जो पोर्शन है जिसमें बहुत हीट थी, या फिर जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर था, वहां पर आपको ठंडक महसूस होने लग जाती है। ओके, इज दिस क्लियर? एक और क्वेश्चन। अक्सर जब आप लोग भी छोटे होंगे, आपने भी देखा होगा कि आप एक ग्लास पानी या फिर कोई भी सॉफ्ट ड्रिंक या कोई भी कोल्ड ड्रिंक लेकर जब ग्लास में बैठते हो ना गर्मी के दिन में, आपने इसमें कोई भी आपका ड्रिंक है, उसमें आपने आइस भी डाल रखा है मान लीजिए, तो ये जो ग्लास का सरफेस है ना, इस ग्लास के सरफेस पे आपको कुछ बूंदे नजर आती हैं। ठीक है? और आप सारे ही वंडर करते होगे कि जितना पानी था उतना ही पानी रहा, पानी भी कम नहीं हुआ, तो ये आखिर बूंदे आई कहाँ से? हमारा जो एटमॉस्फेयर है ना, ये आपका रूम है। क्लियर? इस रूम में आपने ये ग्लास रख रखा है किसी भी टेबल पर। क्लियर? ग्लास में क्या है? ठंडा पानी, कोल्ड वाटर। बल्कि बाहर का एटमॉस्फेयर क्या है? बाहर का एटमॉस्फेयर नॉर्मल है। क्लियर? कोई भी डिग्री हो सकता है, 40 डिग्री हो सकता है, 35 डिग्री हो सकता है, लेकिन जो ठंडा पानी है उसका टेम्परेचर तो डेफिनेटली बाहर के टेम्परेचर से कम है ना। तो यहाँ की जो हवा है वो गर्म है। वो गर्म हवा जब ठंडे सरफेस से कांटेक्ट में आती है, गर्म हवा मतलब कि यहाँ के जो पार्टिकल्स हैं, जब वो ठंडे सरफेस के कांटेक्ट में आते हैं, तो ठंडे सरफेस के कांटेक्ट में आने के बाद उनकी जो स्पीड होती है ना, वो कम हो जाती है, वो कंडेंस होने लग जाते हैं। ओके, आप रिलेट कर पा रहे हो ना? हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था? सॉलिड में जो पार्टिकल्स होते हैं बहुत पास होते हैं, इसलिए मूवमेंट बहुत अच्छा नहीं होता। तो यहाँ जो हवा है उसके पार्टिकल्स बहुत दूर दूर है। जैसे ही उनको कोई ठंडी जगह मिल जाती है, वो पार्टिकल्स यहीं पर ठहर जाते हैं। क्लियर? और एक सरफेस के आउटर लेयर में ऐसा लगता है कि कुछ ड्रॉपलेट्स इकट्ठे हो गए हैं। अब क्योंकि उनका वजन ज्यादा हो जाता है, इसलिए वो बह बहकर नीचे गिरने लग जाते हैं। क्लियर? तो इवेपोरेशन ठंडक देता है। इवेपोरेशन विंड स्पीड, ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर और सरफेस एरिया, एग्जैक्टली इन चारों वजहों से इन्फ्लुएंस होता है। ग्लास के बाहर आपको ड्रॉपलेट्स क्यों दिखाई देते हैं, इसका भी मैंने आपको एक एग्जांपल दे दिया।
अब अगर आपको इस चैप्टर में कोई और प्रॉब्लम होती है तो आप बेहिचक मुझसे पूछिएगा। एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, उसमें बहुत सारे वर्ड्स ऐसे होंगे शायद जो आपको समझ में नहीं आएंगे। क्लियर? अच्छा, ये जो कंडेंसेशन हमने बताया है ना, यही वो मेथड था जो मैंने पिछले लेक्चर में आपको बोला था कि मैं बाद में बताऊंगी कि गैस लिक्विड में कैसे कन्वर्ट होता है। अब आप समझ गए ना, बाहर वाला एयर जो था वो गैस ही तो था, वो ग्लास के ठंडे सरफेस पे टकराया और यहाँ पे सॉलिड का फॉर्म ले लिया, सॉलिड का तो सॉरी लिक्विड का फॉर्म ले लिया, और फिर क्योंकि वो उसका बाहर का टेम्परेचर और यहाँ का टेम्परेचर में फर्क है तो धीरे धीरे वो ड्रॉपलेट्स नीचे गिरने लग गए हैं। क्लियर? कल के लेक्चर में हम लोग बाकी का जो छोटा सा पोर्शन बच गया है इस चैप्टर का, कन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर और एक और स्टेट ऑफ मैटर प्लाज्मा, उसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा, इसके एनसीईआरटी क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस कर लेंगे। क्लियर? आप बने रहिए हमारे साथ, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और आगे बढ़ते रहिए। गॉड ब्लेस यू, बाय।